चैप्टर 1363 एरो ऑफ डिजायर। राउंड टेबल नाइट्स का प्लान पूरी तरह फेल हो गया और उसी के साथ कई लोग भी मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो लोग मारे गए वो सभी ब्लैक शैडोज में बदल गए। इससे पूरे असाइलम में काली परछाइयों की संख्या तेजी से बढ़ गई। लांसलॉट अब और भी ज्यादा टेंस हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सारी जानकारी यांग एक्साइन को भेज दी, क्योंकि अब उनकी टीम अकेले कुछ नहीं कर पा रही थी। यांग शिन को जैसे ही लांसलॉट का मैसेज मिला, उसे इस बात की और भी पक्की समझ हो गई कि उसकी सोची हुई थ्योरी सही दिशा में जा रही है। झंग यी ने सभी को निर्देश दिया, अब कोई भी अनावश्यक हरकत नहीं करेगा, लेकिन छत और फर्श तक पर नजर रखो, क्योंकि ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि ब्लैक शैडोज सिर्फ सामने से आते हैं या ऊपर नीचे से भी स्नीक अटैक कर सकते हैं। यांग शिन ने एक हाथ से अपनी ठोड़ी थामी और डीप थॉट में डूब गई। साधारण अटैक से ये ब्लैक शैडोज नहीं मरते, लेकिन रूल 3 कहता है गेम तभी खत्म होगा जब सभी मानसिक रोगी नष्ट हो जाए। तो इसका मतलब है कि इन्हें किल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल तरीका होना चाहिए। तभी बट्टू की आवाज फिर से गूंजी, सब लोग पैनिक मैट करो। मेरा मिशन सिर्फ यह है कि तुम्हें 24 घंटे तक यहां फंसाकर रखा जाए। जैब टाइम खत्म होगा, ये जगह खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जो लोग यहां फंसे रहेंगे वो मरेंगे नहीं। तो अगर तुम चाहते हो कुछ ना हो तो बस क्वाइटली रूल्स फॉलो करो और 24 घंटे टकन पेशेंस पर नजर रखो। बट्टू की ये बात सुनकर हर किसी ने बाहर से तो नाराजगी दिखाई, लेकिन अंदर से थोड़ी राहत भी मिली। अगर ये जान बचा सकता है तो वर्स्ट केस भी मैनेजेबल है। लेकिन झंग यी ने तीखा जवाब दिया, ये सब एक चीप साइकोलॉजिकल ट्रिक है। और क्या तुम वाकई दुश्मन की बातों पर भरोसा करोगे? अगर तुम आराम करोगे तो मरोगे। सिंपल। झंग यी ने कभी भी अपनी सेफ्टी किसी एनिमी प्रॉमिस पर नहीं छोड़ी। फिर भी इस समय उसके पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं था। अब ये पूरा माइंड गेम यांग शिन जैसे शार्प माइंड वाले पर ही डिपेंड करता था। और तभी यांग शिन ने सिर उठाया। उसकी ऑब्सिडियन जैसी काली आंखों में अब एक तेज चमक थी। पीसेस अब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीजों की कंफर्म जरूरत है। झंग यी ने संतोष से उसकी तरफ देखा। तो क्या सोचा तुमने? यांग शिन ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। उनके सामने 2 ब्लैक शैडोज रास्ता ब्लॉक किए खड़े थे। बस एक बार ट्राई करके देखते हैं, सब साफ हो जाएगा। अब उसके बॉडी से एक हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी और उसके पीछे प्रकट हुई एक महाकाय एंजल की परछाई। ये एंजल लंबा था, 3 जोड़ी पंखों वाला, लाल, नीला और काला। ये एंजल पश्चिमी मिथ में सबसे रिस्पेक्टेड आर्कएंजल माना जाता है और इसके विंग्स सिंबलाइज करते हैं लव, पनिशमेंट एंड हेट्रेड। यांग शिन की एबिलिटी भी रूल बेस्ड है और उसका कोड नेम है एंजल ऑफ डिजायर। उसकी पावर बहुत डेंजरस है क्योंकि वो लोगों के दिलों को कंट्रोल कर सकती है। अगर ये शैडोज रूल सिस्टम की क्रिएशंस है तो क्यों न उन्हें रूल सिस्टम से ही हराया जाए। यांग एक्साइन ने बर्फ जैसे सफेद हाथ से एक शैडो की तरफ इशारा किया। मेरी एबिलिटी भी एब्सोल्यूट है। जिसे ये एरो लगेगा वो मेरे आदेश का पालन करेगा। अब देखते हैं किसके रूल्स ज्यादा स्ट्रांग हैं। जैसे ही उसने ये कहा, उस एंजल के बाएं हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। उसने अपने पंखों से 2 लाल फेदर्स निकाले और उन्हें एरोज में बदल दिया। फिर उसने अपनी तलवार को एक बो की तरह टेंशन किया और वो 2 एरो सीधा उन 2 ब्लैक शैडोज की तरफ छोड़ दिए। एरो ऑफ लस्ट बिल्कुल साइलेंटली उनमें से एक शैडो के शरीर में धंस गया। यांग एक्साइन ने एक पल उसकी आंखों में देखा और फिर सॉफ्टली बोली, अब मेरे आदेश सुनो, मेरे पास आओ। यांग एक्साइन ने ये शब्द 3 बार कहे, लेकिन वो ब्लैक शैडो जरा भी नहीं हिला।
बस वही खड़ा रहा, उदासीन और मोशनलेस। झंग यी ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, लगता है दूसरे पक्ष की रूल बेस्ड एबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग है। यांग शिन ने काम एक्सप्रेशन से जवाब दिया, अंततः ये उनका डोमेन है, तो नेचुरली उनके रूल्स को प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये देखना था कि मेरी एबिलिटी उनके नियमों को कितना अफेक्ट कर सकती है। फिर उसने जरा रुककर झंग यी की तरफ देखा। भाई, मेरे सामने अपना डायमेंशनल गेट ओपन करो। झंग यी तुरंत समझ गया कि यांग शिन क्या करने जा रही थी। तुम इन्हें प्रोवोक करके मेरे डायमेंशन में खींचना चाहती हो। झंग यी का एलियन स्पेस सिर्फ डेड ऑब्जेक्ट्स को ऑटो एब्जॉर्ब कर सकता है, लिविंग बीइंग्स या एनर्जी वाले एंटिटीज को नहीं। लेकिन अगर वो खुद अंदर आ जाए तो बात अलग हो जाती है। तो तुम अपनी आंखें बंद करोगी, उन्हें अट्रैक्ट करोगी अटैक करने के लिए, और जैसे ही वो पास आएंगे वो मेरे दूसरे डायमेंशन में ट्रैप हो जाएंगे। यांग शिन ने धीरे से कहा, दैट्स जस्ट वन लेयर। मुझे उससे भी इंपॉर्टेंट चीज वेरीफाई करनी है। मैं ये देखना चाहती हूं कि लव एरो का असर उस पर कितना पड़ता है। प्रिंसिपल ये कहता है, जिसे मेरा एरो लग जाए वो मुझ पर कभी हमला नहीं करेगा। झंग यी ने उसकी प्लान समझ ली और सिर हिलाया, ऑलराइट, मैं रेडी हूं। उसने तुरंत सेल्युओ वंजंग की पावर एक्टिवेट की और एक क्यूब शेप्ड डायमेंशनल बैरियर समन किया, जिसने यांग शिन को पूरी तरह घेर लिया। फिर झंग यी ने बाकी लोगों को इशारा किया, अब सब अपनी नजरें हटाओ। जब सब रेडी हो गए, झंग यी बोला, एक्साइन एक्साइन, गेट खुल गया है। यांग शिन ने हल्के से अपनी आंखें बंद की। नेक्स्ट मोमेंट, जैसे ही उसने आंखें खोली, वो दो ब्लैक शैडोज उसके सामने थे, डायमेंशनल गेट के ठीक बाहर। लेकिन उन्होंने गेट के अंदर कदम नहीं रखा। झंग यी ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये क्रीचर्स गेट की प्रेजेंस को सेंस कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो इनका इंटेलिजेंस लेवल डिस्टर्बिंग हो सकता है। लेकिन यांग शिन को कोई पैनिक नहीं था। उसने हल्की सी मुस्कान दी, भाई, हम अब इनके बिहेवियरल लॉजिक के एक कदम और करीब है, लेकिन मुझे कुछ और टेस्ट करना है। उसने पीछे मुड़कर कहा, मुझे एक एक्सपेरिमेंटल असिस्टेंट चाहिए। भले ही उसने इसे पोलाइटली कहा, लेकिन सब समझ गए असल में ये एक लैब रैट की मांग थी। क्यूओंगडा ने बिना कोई सवाल किए अपने ग्रुप से एक ब्रेव वॉरियर को आगे भेज दिया। यांग शिन के पीछे जो सेडक्टिव एंजल था, उसने फिर हाथ फैलाया और उसके विंग्स से 2 और फेदर्स निकल आए। लेकिन इस बार वो फेदर्स थे गुलाबी और एरो टिप्स बने थे दिल के शेप में, एरो ऑफ क्यूपिड। जो 2 लोगों को लग जाए उनमें म्यूचुअल अफेक्शन पैदा हो जाता है और फिर वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं, और ये रूल लॉक बन जाता है कि वो कभी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जैसे ही यांग शिन ने अपनी बात पूरी की, उस एंजल ने तुरंत एक एरो सोल्जर पर और दूसरा उस ब्लैक शैडो पर चला दिया। अब उसने सोल्जर को एक और इंस्ट्रक्शन दी, जाओ और धीरे धीरे उस शैडो के पास पहुंचो। बाकी लोग अपनी आंखें बंद करो। अब सब कुछ इस क्यूपिड एरो एक्सपेरिमेंट पर टिका था। क्या वो शैडो सच में सोल्जर को हार्म नहीं करेगा? चैप्टर 1364, द ऑब्जर्वर। यांग शिन के एक्सपेरिमेंट के बाद सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि सोल्जर जैसे ही आंखें बंद करता है, एक ब्लैक शैडो तेजी से उसके सामने आ जाती है। लेकिन इस बार पहले जैसी पैरालिसिस वाली कोई अटैक नहीं हुई। यांग शिन की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसके होंठों के कोने थोड़ा ऊपर उठे, एक कॉन्फिडेंट और सैटिस्फाइड सी मुस्कान। एग्जैक्टली एज आई थॉट। इस पॉइंट पर झंग यी को भी इस बिहेवियर का लॉजिक थोड़े बहुत में समझ आने लगा था। चाहे रूल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें, फिर भी ये शैडोज असाइलम के ओरिजिनल रूल सेट को फॉलो करते हैं, जिसमें जो भी इन्हें देख रहा हो वो इनका प्राइमरी टारगेट बनता है। लेकिन अब मेरा लव एरो उन पर एक नो हार्म क्लॉज डाल देता है,
तो शैडो रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ पास आता है, अटैक नहीं करता। अब जो हो रहा था वो एक फ्रोजन ट्रूस जैसा था। टीम के सब लोग विजिबली खुश थे, कम से कम कुछ प्रोग्रेस तो हुई। झू क्या बोली, लेकिन हमारा एम सिर्फ उन्हें रोकना नहीं है, हमें इन्हें डिस्ट्रॉय करना है और इस पागल खाने से बाहर निकलना है। झंग यी ने भी सिर हिलाया। ट्रू, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? यांग शिन ने अपनी आंखें नीची की, थोड़ी हाथ में रखकर डीप सोच में डूब गई। सबसे पहले हमने शैडो के अटैक बिहेवियर को न्यूट्रलाइज कर लिया है। अब हमें बस एक एक को कंट्रोल में लेना है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन अगर उन्हें पूरी तरह फिनिश करना है, उसके सोचते ही पीछे खड़े कुछ सोल्जर्स चिल्ला उठे, ओ नो, और भी आ गए। झंग यी ने तेजी से सिर घुमाया और जो देखा वो देखकर उसका दिमाग झंझना गया। अब चारों तरफ और भी ब्लैक शैडोज धीरे धीरे प्रकट हो रहे थे। कॉरिडोर के दोनों छोर पतली, लंबी, डेड लाइक शैडोज ने ब्लॉक कर दिए थे। कुछ तो अब दीवारों पर भी चिपक रहे थे, जैसे छिपकलियों की तरह, और जैसे ही उन पर ध्यान गया वो फिर से स्टैचू की तरह फ्रीज हो गए। झंग यी ने झुंझलाकर कहा, लांसलॉट ने तो कहा था इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, अब इतनी सडन मल्टीप्लिकेशन कैसे? यांग शिन ने बहुत काम एक्सप्रेशन से कहा, ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, उनकी टीम पर शैडो ने अटैक कर दिया और कई लोग अब शैडोज में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसने चारों ओर फैली हॉरिफाइंग परछाइयों को देखा। मुझे लगता है इनमें से ज्यादातर हमारे अपने ही लोग हैं, एक फेल्ड अटेम्प्ट का आर्मी वर्जन। झंग यी ने अपना सिर पकड़ा और मन ही मन गली देने लगा। इतनी मेहनत के बाद थोड़ी सी प्रोग्रेस मिली थी और अब लगता है कि लांसलॉट की टीम ने ही सब वेस्ट कर दिया। यांग शिन ने अब बिना टाइम वेस्ट किए लांसलॉट को सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी, लेकिन उसने अपने पावर की असल मैकेनिक्स रिवील नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि रूल्स को बेंड करने का तरीका उसने ढूंढा है। अब तक जितनी भी शैडोज दिख रही थी उनमें मेजॉरिटी को अब नजर रखकर फ्रीज किया जा सकता था, और चूंकि यहां जगह तंग है तो ग्रुप विजन मेथड काम आ रही थी। झंग यी ने पूछा, शिन, तुम और कितने लव एरोज चला सकती हो? यांग शिन बोली, बस 10। अब ये एक नई समस्या थी। विजिबल ब्लैक शैडोज 12 से ऊपर थी और कुछ और भी स्पॉन होते दिख रहे थे। झंग यी को फ्रस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन उसने खुद को कंपोज रखा। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उतना काम रहना पड़ेगा, वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अब उसके मन में एक और थॉट आया, क्या मुझे अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल करके टेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या वो भी अपनी रूल बेस्ड स्पेस पावर के जरिए इन शैडोज पर कुछ इंपैक्ट डाल सकता है? झंग यी ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने आइडिया छोड़ दिया। वो रिस्क नहीं ले सकता था। रूल बेस्ड एबिलिटीज सबसे ट्रिकी होती है, क्योंकि एक बार जब आप किसी नियम क्षेत्र में आ गए तो चाहे आप कितना भी पावरफुल एलियन क्यों न हो, आपकी एबिलिटीज लिमिट हो जाएंगी। भले वो मरे नहीं, लेकिन अगर घायल हो गया तो वो यहां बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अब उसकी सारी उम्मीदें बस यांग शिन पर टिकी थी, और यांग शिन ने एक बार फिर साबित किया कि वो निराश नहीं करती। 1 घंटे से भी कम सोचने के बाद उसकी आंखों में फिर से वो जानी पहचानी ज्ञान की चमक आ गई। समझ गया, उसने सोल्जर्स को तुरंत आदेश दिया, सभी शैडोज को एक जगह इकट्ठा करो। लव एरोज से जुड़े हुए शैडोज अब सोल्जर्स को पैसिवली फॉलो कर रहे थे, तो सोल्जर्स जहां जाते शैडोज भी वहीं चलते। इस ट्रिक और यांग शिन की रूल बेस्ड एबिलिटी के साथ उन्होंने सभी 10 ब्लैक शैडोज को एक बड़े खाली पड़े कॉन्फ्रेंस रूम में जमा कर लिया। झंग यी और बाकी लोग चुपचाप देख रहे थे कि अब यांग शिन क्या करने वाली है। तभी उसने लू केरन को पुकारा, केरन, क्या तुम्हारे पास कोई कैमरा है या कोई पुराना मोबाइल फोन भी चलेगा? झंग यी आगे आया, मेरे पास एक वीडियो रिकॉर्डर है, बोलो कौन सा मॉडल चाहिए? उसके एलियन स्पेस में हर तरह का लूट
और गियर पड़ा हुआ था। तियनहाई की लूट ट्रिप में उसने सप्लाई रूम्स खाली कर डाले थे। कोई भी चलेगा। झंग यी ने एक निकालकर उसे दे दिया। यांगशिन ने लू कैरन की हेल्प से उसे सेट किया। एक कुर्सी लाई, उस पर कैमरा रखा, कैमरा को ऑन किया और सीधे शैडोज पर फोकस कर दिया। लोगों के चेहरे पर उत्सुकता थी, तो यांगशिन ने खुद ही एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। गेम का रूल है ऑब्जर्वेशन। जब तक इन्हें देखा जा रहा है, ये मूव नहीं करेंगे। लेकिन इंसान थकते हैं, पल के झपकाते हैं, और वही मोमेंट शैडो का हमला बन जाता है। लेकिन अगर हम कैमरे से इन्हें ऑब्जर्व करें और इलेक्ट्रोड्स के जरिए ब्रेन से विजुअल फीड जोड़ दें, तो इंसान ब्लिंक नहीं करेगा और शैडोज कांस्टेंट कंट्रोल में रहेंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, झंग यी और बाकी लोग ताली बजा बैठे। जीनियस, दम सही बात। मैं तो सोच रहा था कि अपनी पलकों को टूथपिक से टिकाकर देखता रहूं। लू कैरन की हेल्प से उन्होंने एक सोल्जर को इलेक्ट्रोड वाइजर से जोड़ दिया। अब वो सोल्जर हर समय कैमरा फीड के जरिए शैडोज पर नजर रख सकता था। जब सिस्टम सेट हो गया, लू कैरन ने सोल्जर समेत सबको बाहर निकल जाने को कहा, और इस बार शैडोज रूम के अंदर ही रुके। वो फॉलो नहीं कर रहे थे। हो गया। झंग यी ने राहत की सांस ली। यांगशिन ने हल्की मुस्कान दी। हां, मेरा थ्योरी सही था। अब जब चेसिंग का इशू सॉल्व हो गया है, हम कामली सोच सकते हैं कि इन्हें एलिमिनेट कैसे किया जाए, और फिर इस गेम से निकले। उसने तुरंत ये मेथड लांसलॉट को भेज दी, जो अभी भी ब्लैक शैडोज के मेंटल ब्रेकडाउन में फंसा हुआ था। तभी अंकल वायु ने धीरे से पूछा, शिन, तुम उन्हें क्यों हेल्प कर रही हो? मरने दो न उन्हें यहीं। बाहर निकलने के बाद तो वही फिर से कंपटीशन में होंगे। बाकी लोग भी थोड़े कंफ्यूज नजर आए। यांगशिन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे अब इस प्लेस के रूल्स काफी अच्छे से समझ में आ गए हैं। जो 4 रूल्स हमें दिखाए गए, वो एक तरह की बाउंड्री कंडीशन हो सकती है। वरना गांव चंगगोंग का सबऑर्डिनेट, जो शायद 20,000 प्लस एबिलिटी इंडेक्स का एलियन है, हमें कब का मार चुका होता। असल में वो हमें ट्रैप कर सकता है, लेकिन किल नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों ना हम राउंड टेबल नाइट्स के साथ मिलकर इस पूरे ट्रैप से बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी बनाएं। चैप्टर 1365 स्पेशल फोल्ड। झंग यी ने यांगशिन की बात से पूरी तरह सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अगर गांव चंगगोंग का कोई आदमी राउंड टेबल नाइट्स को एलिमिनेट कर सकता है, तो वो अब तक दाओफू पर भी हमला कर चुका होता। दूसरी ओर लांसलॉट को जैसे ही यांगशिन से अपडेटेड जानकारी मिली, उसे एकदम क्लैरिटी मिली कि वो अब तक क्या गलत कर रहा था, और तुरंत उसने वैसा ही एक्शन लिया। काफी मेहनत और कोऑर्डिनेशन के बाद उन्होंने आखिरकार शैडो प्रॉब्लम को टेम्परेरीली स्टेबलाइज कर लिया। अब हम आराम से इस डेडलॉक को तोड़ने का कोई तरीका सोच सकते हैं, यांगशिन ने कहा। लांसलॉट ने थोड़े गंभीर लहजे में चेतावनी दी, बहुत जल्दी खुश मत हो। ये मेथड सिर्फ टेम्पररी फिक्स है, ये ज्यादा देर टिकेगा नहीं। यांगशिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों? लांसलॉट ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि बस किसी को शैडो को घूरते रहने से वो हमेशा इनएक्टिव रहेगी? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यांगशिन चौंकी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? लांसलॉट बोला, हम बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं कि एक आदमी शैडो को देखता रहे और बाकी लोग एस्केप राउट ढूंढे, लेकिन जो भी पीछे रहा सभी असिमिलेट हो गए, चाहे 2 लोग भी क्यों न देख रहे हों। वो भी इवेंचुअली शैडो में बदल गए। बाद में हमें यह समझ में आया कि अगर कोई शैडो को बहुत देर तक देखता है, तो वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। यह सुनकर यांगशिन ने तुरंत पीछे देखा, उस सोल्जर की तरफ जो इलेक्ट्रोड सिस्टम से शैडोज को ऑब्जर्व कर रहा था। अब उसके चेहरे पर धीरे धीरे काली धुंध घनी होती जा रही थी। उसका एक्सप्रेशन गायब हो चुका था। वो बस चुपचाप उन्हें घूर रहा था। यांगशिन की भौहें
और गहरी हो गई। डैम, तो ये मेथड बस एक टाइम बफर है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। इतना सुनते ही क्योंगडा बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और उस सोल्जर को जोर से थप्पड़ मार दिया। लेकिन सोल्जर की आंखें अब भी वही थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा सूज गया था। फिर भी वो एक्सप्रेशनलेस बना रहा, बस उनके पीछे खड़ा, उन्हें घूरता रहा। क्योंगडा ने गुस्से में बंदूक उठाई। अब उसका इरादा सीधा मारने का था। झंग यी ने उसे रोक लिया। वेट, अभी वो जिंदा है और उन दर्जन भर शैडोज को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये मर गया तो वो सब फिर से फ्री रोम करने लगेंगे। यांग शिन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, उस पर नजर रखो और अगला ऑब्जर्वर तैयार रखो। जैसे ही पहला कंट्रोल लूज करे, दूसरे को हैंडओवर करना होगा। मुझे वक्त चाहिए ये पता करने के लिए कि शैडो को घूरने पर इन्फेक्शन कब शुरू होता है। वैसे भी आसपास दर्जनों लोग थे, तो टेस्टिंग के लिए रोटेशन सिस्टम मैनेज किया जा सकता था। टीम आगे बढ़ती रही, हर जगह क्लूज ढूंढे जा रहे थे ताकि इस असाइलम रूल ट्रैप से बाहर निकलने की कोई क्रैक मिल सके। यांग शिन ने चुपचाप सिर झुकाया और चलते चलते सोचती रही, आखिर मैंने कौन सा पॉइंट ओवरलुक किया। उधर वो सोल्जर जो शैडोज को मॉनिटर कर रहा था, अब भी उनके पीछे चलता आ रहा था, पूरी तरह इमोशनलेस, ब्लैंक एक्सप्रेशन। अब उसके चेहरे पर काली धुंध और गहरी होती जा रही थी, इतनी कि पीछे से उसका चेहरा अब दिखना बंद हो गया था। झंग यी जानता था, अगर उसका चेहरा पूरी तरह ब्लैक स्मोक से ढक गया तो वो एक शैडो में फुली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यांग शिन ने दीवार पर लिखे रूल्स को बुदबुदाते हुए दोहराया। रूल 1, शैडो पर नजर रखो। रूल 2, शैडो अटैक करता है जब कोई देख न रहा हो। रूल 3, गेम तभी खत्म होगा जब सारी शैडोज गायब हों। रूल 4, गेम अपने आप 24 घंटे में बंद होगा। अब उसने खुद से सॉफ्टली कहा, शैडो को मारा नहीं जा सकता, लेकिन गायब जरूर किया जा सकता है। गायब होने का मतलब डिस्ट्रॉय होना नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो इस स्पेस में एग्जिस्ट न कर रहा हो। लेकिन झंग यी के स्पेस में भी ये स्टोर नहीं हो सकता। शायद ये झंग यी की एलियन स्पेस की लिमिटेशन है। अचानक यांग शिन रुक गई। झंग यी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। शिन, क्या तुम्हें कोई नया आइडिया आया? यांग शिन की आंखों में वो खास तेज था, जैसे कोई रेयर ब्लैक जेम अचानक रोशनी में चमक उठे। भाई, तुम्हारा एलियन स्पेस शैडोज को एक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम उन्हें अंदर से पुश करें तो? झंग यी ने फौरन कहा, पर हमने ये तो पहले भी ट्राई किया था ना। जब मैंने तुम्हें डायमेंशनल गेट से अलग किया, तभी शैडो अंदर नहीं घुसा था। यांग शिन हल्के से मुस्कुराई। भाई, तुम्हारा एलियन स्पेस एक ऑल्टरनेट डायमेंशन है। जब तुमने मुझे आइसोलेट किया तो मेरे लिए ये वर्ल्ड एब्सेंट हो गया। नेचुरली शैडो फॉलो नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा अगर हम म्यू यान के शैडो स्पेस का यूज करें? उसने मुड़कर म्यू यान की तरफ देखा। म्यू यान, जो टीम में अब तक शांत खड़ा था। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, वो चुपचाप आगे आ गया। यांग शिन ने समझाया, म्यू यान का स्पेस एक प्रकार का लिंक्ड पॉकेट डायमेंशन है। ये पूरी तरह से इस वर्ल्ड से कट ऑफ नहीं है, बल्कि इससे सिंक में रहता है, और शैडोज खुद भी एक तरह की डायमेंशनल रेसिड्यू है, जो इस दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं हो सकते। तो अगर हम उन्हें म्यू यान के शैडो स्पेस में ड्रॉ करें, फिर उन्हें भाई झंग यी के एलियन स्पेस में पुश कर दें, तो ये इस वर्ल्ड से उन्हें पूरी तरह हटा देगा। यानी वैनिश की एग्जैक्ट डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। झंग यी ने सिर हिलाया। ब्रिलियंट, इससे बेहतर कुछ सोच भी नहीं सकते। लेट्स डू इट। झंग यी ने तुरंत उस सोल्जर के पास जाकर उसके सिर से इलेक्ट्रोड्स डिस्कनेक्ट कर दिए। जैसे ही शैडो की नजर से कंट्रोल हटा, कॉरिडोर के एंड से एक के बाद एक 20 से 30 ब्लैक शैडोज निकलने लगे। हर एक की लंबाई 2 से 3 मीटर थी और सिर पर
वही बड़ा काला गोल मास्क जैसा श्रीयर। अब वो दोनों ओर के हॉलवे में खड़े थे और झंग यी की टीम को गहराई से घूर रहे थे। अगर एक पल के लिए भी कोई नजर हटाए तो वो असंभव स्पीड से चार्ज करेंगे। शैडोज को अब बहुत देर तक देखना भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इससे ऑब्जर्वर खुद इन्फेक्टेड हो सकता था। यांग शिन ने हाथ उठाया और उसके ऊपर होली लाइट इकट्ठा होने लगी। क्लैंग, उसके पीछे खड़ी विंग्ड एंजेलिक फॉर्म ने अपने पंख फैलाए और उनमें से 10 लाल पंखों को लव एरोज में बदल दिया। यांग शिन ने खुद को बेट बनाया, आंखें बंद की और शैडोज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। झंग यी ने अब उससे नजरें हटा ली, लेकिन शिन को फोकस से देखा ताकि किसी रिस्क को रोका जा सके। म्यू यान पहले से तैयार खड़ा था। उसकी शैडोज जमीन पर फैलकर एक बड़ी काली चादर बन गई थी। स्विश, जैसे ही यांग शिन ने कदम पीछे हटाए, 10 ब्लैक शैडोज उसके सामने आ गए, चुपचाप सिर झुकाए, मानो बस उसे छूना चाहते हों। स्टेप बाय स्टेप यांग शिन म्यू यान के शैडो स्पेस में बैकवर्ड मूव करती गई। जैसे ही वो शैडोज के साथ अंदर गई, झंग यी ने तुरंत बैकअप को एक्टिवेट किया और उसी मेथड से शैडोज को स्टेबलाइज कर दिया। ऐसा प्रोसेस 3 बार रिपीट हुआ और धीरे धीरे कॉरिडोर की सारी ब्लैक शैडोज म्यू यान के शैडो स्पेस में सील कर दी गई। अब अगला स्टेप है इन्हें मेरे स्पेस में ट्रांसफर करना, यांग शिन ने कहा। म्यू यान ने काम आवाज में कहा, दैट्स इजी, मुझे बस एक सेडेटिव इंजेक्शन दो और मुझे टेम्पररी कोमा में भेज दो, वरना अगर मैं झंग यी के स्पेस में कॉन्शियस होकर गया तो 1 मिनट भी मंथ्स जैसा मेंटल स्ट्रेस बन जाएगा। यांग शिन ने सिर हिलाया, वरी मत करो, पहले सारे शैडोज कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम फाइनल फेज शुरू करेंगे। चैप्टर 1366, कैप्चर ऑफ बथू। ब्लैक शैडोज को एक जगह इकट्ठा करना सरप्राइजिंगली आसान था। बस जहां वो दिखते वहां उन्हें थोड़ी देर अकेले छोड़ दो, वो खुद ही चलकर पास आ जाते। कुछ ही देर में झंग यी और उसकी टीम के आसपास की सारी काली परछाइयां गायब हो चुकी थी। यांग शिन ने तुरंत लांसलॉट से दोबारा कांटेक्ट किया, उनकी लोकेशन कंफर्म की और सीधा वहां पहुंच गई। इस वक्त लांसलॉट और उनकी टीम काफी परेशान थी। वो एक छोटे से बंद रूम में छिपे हुए थे। हालांकि उनके पास यांग शिन जैसा कोई मास्टरमाइंड नहीं था जो उन्हें जल्दी बाहर निकाल सके, लेकिन उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स स्ट्रांग थी। उन्होंने एक टेम्पररी टेक्निक निकाली थी, दीवार से सटे किसी कोने में छिपो, ताकि अगर कोई शैडो आए भी तो सिर्फ सामने से एंट्री ले पाए। इससे उन्हें शैडोज पर नजर बनाए रखने में आसानी थी और वे असिमिलेट होने से बच सकते थे। जब यांग शिन वहां पहुंची, लांसलॉट अभी भी डीप थॉट में था। झंग यी ने कामली कहा, ये जगह हमें दे दो, तुम लोग पहले निकल जाओ। इसका मेन पर्पस था यांग शिन की एक्चुअल एबिलिटी को दूसरों से छुपाना। रूल बेस्ड पावर्स पावरफुल तो होती है, लेकिन अगर कोई उनका पैटर्न समझ जाए तो पूरी एबिलिटी यूजलेस हो सकती है। लांसलॉट थोड़ा टेंस दिखा। तुम लोगों ने इन मॉन्स्टर्स को हराने का तरीका ढूंढ लिया है? उसके एक्सप्रेशन में हल्की जेलसी और टेंशन साफ दिख रही थी। आखिरकार उन्होंने सबसे पहले इस असाइलम में एंट्री ली थी, लेकिन ना ही वो सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए, ना ही अपनी टीम को बचा पाए। वहीं दूसरी ओर झंग यी और उसकी टीम ने सिर्फ आधे घंटे में पूरी गेम ही पलट दी। झंग यी ने कैजुअली अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और हल्की कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोला, बस थोड़ी सी चालें थी। क्या तुम्हें लगता है मैं एक एप्सिलॉन इससे रुक जाऊंगा? लांसलॉट का फेस सडनली सीरियस हो गया। वो ऑलमोस्ट बोल ही देता, एप्सिलॉन होने का इंटेलिजेंस से क्या लेना देना, लेकिन फिर खुद ही रुक गया, क्योंकि अगर उसने वो बोला होता तो इनडायरेक्टली वो अपनी ही इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहा होता। फैटीज हूं
और बाकी टीम मेंबर्स ने झंग को देखा, जैसे मन में बोल रहे हों, बॉस, आइडिया किसी और का था, लेकिन क्रेडिट तो आपने ही उठा लिया। लांसलॉट थोड़े ऑकवर्ड जरूर हुए, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी थी किसी भी तरह यहां से निकलना। उन्होंने रूम खाली कर दिया और झंग यी की टीम को असाइलम का वो हिस्सा दे दिया। थोड़ी देर बाद यांग शिन ने दोबारा लव एरोज का यूज करके सारी शैडोज को म्यू यान के शैडो स्पेस में सील कर लिया। अब बारी थी म्यू यान को झंग यी के एलियन स्पेस में भेजने की। म्यू यान अंदर गया, झंग यी ने डायमेंशन गेट लॉक कर दिया और अगले ही पल उनके सामने की दुनिया किसी मोड़े हुए कागज की तरह मुड़ने लगी। जब सबने दोबारा आंखें खोली, वो अब एक नई अजीब दुनिया में थे। चारों ओर का आसमान और जमीन हल्के बैंगनी स्लेटी रंग के थे। एक बंजर मैदान में लंबे घास थे, मुरझाए हुए, जैसे सालों से अनटच्ड हो। हवा में एक हल्की सी गीली घास जैसी खुशबू थी। नीचे की जमीन पत्थर की थी, लेकिन कई जगह से टूटी फूटी, जैसे किसी ने सालों से मेंटेन नहीं किया हो। अब पूरी टीम वही थी, यहां तक कि वो सोल्जर्स भी, जो पहले शैडोज में असिमिलेट हो गए थे। वो सब जमीन पर बेहोश पड़े थे, लेकिन उनके बॉडीज ठीक थे, कोई नुकसान नहीं। बथू का असाइलम स्पेस पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। और तभी झंग यी ने पास खड़े एक शख्स को देखा, जो बिल्कुल स्टन्ड एक्सप्रेशन में उन्हें देख रहा था। बथू एक खाली जगह में खड़ा था, हाथ नीचे लटकाए, चुपचाप उन्हें देखता रहा। फिर हल्की कड़वी मुस्कान के साथ धीरे से सिर हिलाया। मैंने तुम्हें सिर्फ आधे घंटे के लिए ही फंसाया था। मुझे लगा था मैं तुम्हें कम से कम आधे दिन तक रोक सकता हूं। झंग यी ने बिना किसी हिचक के सीधा आगे बढ़कर बथू की गर्दन पकड़ ली, जैसे कोई शेर सीधे खरगोश पर झपटता है। क्यानलोंग आर्मोर से ढका हुआ उसका हाथ स्टील को भी चूर कर सकता था, और एक ही झटके में उसने बथू की गर्दन कसकर पकड़ ली। आह! बथू के गले से खून का तेज बहाव शुरू हो गया। झंग यी ने उसे हवा में उठा लिया। उसकी आंखों में इंटेंस किलिंग इंटेंट साफ झलक रही थी। गाओ चांगकुंग कहाँ है? नहीं, मुझे मत मारो, बथू ने डर के मारे गिड़गिड़ाते हुए कहा। कैप्टन और उसकी टीम डीमन अबिस में एक्सप्लोरेशन के लिए गए हैं। मैं बस यही रुका था, तुम्हें फंसाने के लिए। ऑनेस्टली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जल्दी बाहर निकल आओगे। सबकी नजरें बथू पर टिकी थी और उनके एक्सप्रेशन हॉस्टाइल हो चुके थे। चारों ओर से लोग उसे घेर चुके थे। राउंड टेबल के नाइट्स की आंखों में तो ऐसा गुस्सा था जैसे अभी उस पर टूट पड़ेंगे। झंग यी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो तुम बस एक पॉन हो। गाओ चांगकोंग को पता था कि जैसे ही गेम खत्म होगा, हम तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए उसने तुम्हें यही छोड़ दिया। बथू का चेहरा लाल पड़ गया। भाई केओस, क्या तुम पहले मुझे नीचे उतार सकते हो? तुम लिटरली मेरा दम घूंट दोगे। सरप्राइजिंगली, उसके चेहरे पर अब भी डर जैसा कुछ नहीं था। उसे अंदर से पता था, उसे मारने का कोई फायदा नहीं। छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन के लिए बहुत वैल्यूबल हूं। वो मेरी रिलीज के लिए जरूर कुछ देगा। झंग यी ने यह सुना और थोड़ा सोच में पड़ गया। वो समझ गया कि बथू को जिंदा रखना शायद ज्यादा यूजफुल होगा। लांसलॉट ने पास आकर कोल्ड टोन में कहा, तुम्हारा कैप्टन कहाँ है? बेटर जल्दी बता दो, वरना तुम्हें रिग्रेट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। वो बुरी तरह गुस्से में था। एक रॉयल नाइट बीइंग मैनिपुलेटेड लाइक दिस, इंसल्टिंग। झंग यी भी बथू को मारने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने उसे नीचे फेंक दिया। मैंने कह दिया, वो डीमन अबिस में है। मैं भी पहली बार यहां आया हूं। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगा? झंग यी ने कामली कहा, गाओ चांगकोंग से कांटेक्ट करो, उसे वापस बुलाओ। बथू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर केओस, क्या आप सीरियसली सोचते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर वापस आएगा? उसकी प्रायोरिटी अबिस की चीजें हैं, मैं नहीं। झंग यी ने भौहें सिकोड़ ली।
गाओ चांगकोंग का नाम ही साजिशों और कैलकुलेटेड मूव से जुड़ा था। उस पर कोई इमोशनल दाव काम नहीं करता। लांसलॉट का चेहरा और भी सख्त हो गया। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल चुका था, बस काटने ही वाला था। झंग यी ने तब बीच में कहा, मिस्टर लांसलॉट, अगर आप अलाउ करें तो इस प्रिजनर को मुझे सौंप दीजिए। लांसलॉट ने झंग यी को एक गहरी नजर से देखा। वो जानता था कि वह इस बार झंग यी की वजह से ही एस्केप कर पाए हैं, और यदि झंग यी ने कुछ मांगा तो उसे मना करना अनैतिक लगता। ऊपर से, जैसा कि बथु ने खुद कहा, गाओ चांगकोंग ने उसके लिए कभी वापस नहीं आना। यूजलेस टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आसपास एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, ये फेवर मैं मानता हूं। लांसलॉट ने अपने बाकी लोगों को चेतना में लाने का आदेश दिया, फिर झंग यी को एक आखिरी सीरियस लुक दिया और चले गए। नेक्स्ट टाइम जब वे मिलेंगे, शायद एलाइज नहीं होंगे। चैप्टर 1367 बथूस कन्फेशन। लांसलॉट और बाकी लोग जैसे ही वहां से गए, बथु ने एक लंबी राहत की सांस ली। वो सच में झंग यी और बाकी लोगों की तरफ मुस्कुराकर बोला, हे, हम फिर मिल गए। डोंट वरी, मैं अब भागने की कोशिश नहीं करूंगा। आखिर मैं एप्सिलॉन के सामने खुदकुशी तो नहीं करूंगा। झंग यी ने उसकी तरफ एक नजर डाली, धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ ली, और उसके चेहरे पर एक बड़ी मिस्टेरियस सी स्माइल आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन झंग यी की उस मुस्कान को देखकर बथु के दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। बथु वैसे भी एक ट्रिक्स्टर टाइप बंदा है, जो दूसरों को मैनिपुलेट करना पसंद करता है। उसकी पावर से भी ये साफ पता चलता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर ये होता है कि कोई और उन्हें उल्टा खेल जाए, और वो खुद किसी और का टॉय बन जाए। क्यों ना हम थोड़ा चारों तरफ घूमकर देख लें? ये जगह काफी बड़ी लग रही है। चारों तरफ डेंस जंगल फैला हुआ था, जहां घास तक इंसानों से ऊंची थी। संगजिया टेम्पल और गरुड़ा के लोग तो कब के गायब हो चुके थे। वो लोग शायद पहले ही आ गए थे और सराउंडिंग्स एक्सप्लोर कर चुके थे। बट झंग यी को कोई जल्दी नहीं थी। अब जब एक वॉकिंग टॉकिंग इंटेलिजेंस सेंटर खुद पास खड़ा है, तो उसका सही यूज क्यों न किया जाए? शिनशिन, इसका मुंह खुलवाओ, झंग यी ने सीधे कहा। बथु को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि झंग यी के हाथ लगना कितना महंगा पड़ सकता है। यांग शिन ने बिना टाइम वेस्ट किए डिजायर एंजल को समन किया और एक लाल तीर सीधे बथु की तरफ चला दिया। बथु का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। हालांकि उसे यांग शिन की एबिलिटी पूरी तरह समझ नहीं आई थी, लेकिन असाइलम में जो कुछ हुआ था वो उसकी आंखों के सामने था। उसे साफ पता था, ये एक रूल बेस्ड कंट्रोल स्किल है। वेट, केओस भाई, रुकिए जरा। बट झंग यी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ देखा, जैसे उसे पहले से ही पता था कि तीर लगते ही क्या होगा। एक पल बाद बथु की आंखों में लिटरल प्यार तैरने लगा। घुटनों के बल बैठो, यांग शिन ने कोल्ड टोन में कहा, और अगली ही सेकंड बथु सच में एक डॉग की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, और ऐसे देखा जैसे वो सच में कोई गॉडेस हो। झंग यी ने कहा, अब इससे इसकी पूरी टीम की डिटेल्स निकलवाओ, स्ट्रक्चर, एबिलिटीज, इस जगह आने का गोल, और ये भी कि पिछले 2 साल में इन लोगों ने क्या क्या किया है। झंग यी को अभी डीमन अबिस में कूदने की कोई जल्दी नहीं थी। गाओ चंगकोंग ने उसे ट्रैप करने के लिए बथु को यहीं छोड़ दिया, और ये ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे क्या पता था कि झंग यी के पास कोई यांग शिन जैसा रूल ब्रेकर भी होगा। अगर गांव का कोई भी आदमी झंग यी के हाथ लग गया तो पूरी टीम की सारी सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगी, गारंटीड। यांग शिन ने एक कड़क निगाह डाली बथु पर। सब कुछ बताओ, जितना तुम्हें पता है। बथु की आंखों में इश्क भर आया। यस, मेरी क्वीन। झंग यी ने कुछ चेयर्स निकाली और सब आराम से बैठ गए, सिर्फ बथु को छोड़कर, जो अभी भी जमीन पर बैठा था। फिर उसने शुरू किया गाओ चंगकोंग की टीम की पूरी फाइल खोलकर सुनाना। इस समय
गांव की टीम में टोटल 4 मेंबर्स हैं। बथु, कोड नेम तुषिता, एक स्पेस टाइप एलियन जिसकी एबिलिटी है शेप मैनिपुलेशन, यानी वो स्पेस को अपनी मर्जी से कॉम्प्रेस या एक्सपैंड कर सकता है। पावर इंडेक्स 9800। उसका प्राइमरी फाइट मोड है एनिमीज को ट्रैप करना या फिर अपने पासे को छोटा बड़ा करके एक सरप्राइज अटैक करना। बथु बैटलफील्ड पर ज्यादातर सपोर्ट रोल निभाता है। वो कभी भी फ्रंटलाइन लड़ाई में नहीं कूदता, लेकिन उसकी एबिलिटीज अगर सही सिचुएशन में यूज की जाए तो वो एक्चुअल मिरेकल्स कर सकती है। जैसे कि इस बार अगर झंग यी की टीम के पास यांग शिन जैसा कोई टॉप लेवल थिंकर नहीं होता तो ये दोनों पावरफुल एलियन टीम्स शायद पूरे 7-8 घंटे या फिर पूरा दिन वही फंसी रहती। दूसरा नाम गुमैन, गाओ चंकों की पुरानी दोस्त और गर्लफ्रेंड भी। मिथ कोड नेम फेयरवेल हेवन, एक फ्री टाइप एलियन जिसकी एबिलिटी है एटर्नल बैरियर। पावर इंडेक्स 9700 पॉइंट्स। तीसरा बंदा चेन जियाओजेंग, सैम एलियन जिसने पहले गाओ चंकों की शक्ल लेकर ज़हू झेंग को धोखा दिया था। मिथ कोड नेम शिफ्टिंग स्काई, एबिलिटी कमीलियन। पावर इंडेक्स 9600 पॉइंट्स। वो किसी भी चीज की नकल कर सकता है और अगर वो किसी एलियन की मिमिक्री करता है तो उसकी पावर लिमिट के अंदर उस एलियन की लगभग 70% एबिलिटीज कॉपी कर सकता है। झंग यी ये सब सुनकर सच में हैरान रह गया। गाओ चंकों के साथ भले ही सिर्फ 3 लोग हों, लेकिन हर एक अपने आप में मॉन्स्ट्रसली पावरफुल है। और ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि गाओ चंकोंग जो खुद फ्यूचर के आउटकम्स प्रिडिक्ट कर सकता है, वो ऑब्वियस ही अपने आसपास बेस्ट फिट टीममेट्स ही रखेगा। झंग यी ने पूछा, मुझे याद है जब तुमने टीम छोड़ी थी तब तुम लोग 7 से 8 थे ना, बाकियों का क्या हुआ? बथु ने नजरें नीचे कर ली। वो सब मर चुके हैं। हुआक्शू छोड़ने के बाद हमने भी सर्वाइवल के लिए बहुत स्ट्रगल किया, अपनी ताकत बढ़ाने और ज़हू झेंग से बदला लेने के लिए। हमने कई बार डेथ को करीब से देखा, हर कोई जिंदा नहीं बचा। झंग यी ने एक लंबी सांस ली। मैं सोचता था तुम लोग इंडिया ज्वाइन करके आराम की जिंदगी जी रहे होगे। बथु ने कड़वी हंसी हंसी, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। इंडिया में हमेशा से ही हायरार्की का सिस्टम रहा है। उनकी कास्ट सिस्टम तो सेंचुरी से चली आ रही है। हम जैसे आउटसाइडर्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हम इतने पावरफुल ना होते तो वहां सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। अब भी चाहे हम स्ट्रांग हो, फिर भी हमें हर तरफ दबाया जाता है। झंग यी को उसमें जरा भी सिंपैथी नहीं आई। रास्ता तुमने खुद चुना है, अब चाहे आंसुओं से ही क्यों न पूरा करना पड़े, चलना तो पड़ेगा। इतना कहते हुए झंग यी को एक बात और याद आई। वैसे एक चीज मैं अब तक नहीं समझ पाया, गाओ चंगकोंग उस हेल्स गिलोटीन से बचा कैसे? झंग यी को आज भी वो सीन याद है जब उसने पहली बार उस टेरिफाइंग एबिलिटी को देखा था। भले ही अब उसकी पावर इंडेक्स 18,000 है, वो एक टॉप लेवल सुपर ह्यूमन बन चुका है, लेकिन हेल्स गिलोटीन का थॉट भी उसे अनकंफर्टेबल कर देता है। बथु ने बताया, कैप्टन ने एक बार ये चीज हमसे शेयर की थी। रूल बेस्ड एबिलिटीज को एक्टिवेट करने के लिए हमेशा कोई न कोई ट्रिगर चाहिए होता है, और क्योंकि हम ज़हू झेंग के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे तो हमें हर पॉसिबल ट्रैप का काउंटर तैयार रखना था। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि शेंगजी में जितने भी एलियन कंट्रोल्ड ऑफिसर्स थे वो सब अपने ब्लड सैंपल्स भेजते थे। ज़हू झेंग उन सैंपल्स की हेल्प से हाई रिस्क एलियंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। कैप्टन उस टाइम सबसे ताकतवर में से एक थे, इसलिए उन पर कंट्रोल डालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। झंग यी ने तुरंत सिर हिलाया। मतलब तुम लोगों ने उनका ब्लड सीक्रेटली चेंज कर दिया? बथु ने हां में सिर हिलाया। हमारे लिए यह ज्यादा मुश्किल नहीं था। ऑफ कोर्स, क्युआ ही वही इंसान था जिसने गाओ चंकों के साथ मिलकर विद्रोह की शुरुआत की थी, और ब्लिजर्ड सिटी के अंदर ऑलरेडी कई सीक्रेट फैक्शंस मौजूद थे
झंग यी की क्यूरियोसिटी अब एक और सवाल पर आ गई। एक आखिरी बात, गांव चंगकोंग ने एप्सिलॉन तक रीच कैसे किया? चैप्टर 1 डेंजर। डेंजर। एप्सिलॉन बनना आसान नहीं है, यहां तक कि झंग यी जैसा एलियन, जिसमें जन्म से ही एप्सिलॉन से भी हाई पोटेंशियल था, उसे भी अपनी आज की पावर तक पहुंचने में कई जानलेवा मिशंस और इंटेंस फाइट से गुजरना पड़ा। तो फिर गांव चंगकोंग ने इन 2 सालों में क्या झेला? बथु ने कहा, कैप्टन में खुद एप्सिलॉन लेवल की पोटेंशियल है। बाद में हम इंडिया गए, जहां हमने कुछ अंडरग्राउंड सीक्रेट्स डिस्कवर किए और गॉड सोर्स वॉर में पार्टिसिपेट किया। इंडिया एक मैजिकल लैंड है और उसका इतिहास और मिथोलॉजी शायद हुआक्शू एम्पायर जितना ही एंशंट हो। वहां की रिलीजियस कल्चर और हिस्टोरिकल रेलिक्स हमेशा से लेजेंडरी रही है, तो ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं कि वहां कुछ रेयर आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद हों। झंग यी ने धीरे से सिर हिलाया। वो गांव चंगकोंग की कैपेबिलिटी और प्लानिंग स्किल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करता था। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वो ज़ू झेंग जैसे एम्परर को गिरा पाता? एक और सवाल, झंग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम यहां इंडिया की सरकार का कोई मिशन लेकर आए हो? इस सवाल के साथ ही उसकी आंखों में एक शार्प किलिंग इंटेंट चमक गई। गांव चंगकोंग अगर ज़ू झेंग से बदला लेना चाहता है तो वो उसकी पर्सनल लड़ाई है, बट अगर उसने हुआक्शू एम्पायर की सेक्रेट जमीन को लूट करके इंडिया को देने की हिम्मत की है तो झंग यी उसे कभी माफ नहीं करेगा। अंकल वायु, लायन वायु और बाकी सभी ने भी बथु की ओर ठंडी नजरों से देखा। अगर उसने हां बोला तो अगली बार जब गांव चंगकोंग की टीम मिलेगी, दे वोंट हेजिटेट टू किल देम ऑल। बथु ने तुरंत कहा, यह कोई ऑफिशियल असाइनमेंट नहीं है। भरत को इस अंडरग्राउंड मूवमेंट के बारे में न्यूज मिली थी, तो उन्होंने हमें सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने भेजा था। लेकिन झंग यी और बाकी के चेहरे देख। बथु ने जल्दी से ऐड किया, पा डोंट वरी, हम लोग कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो अपने देश से बिट्रेल हो। इंडिया के लोग कभी हमें अपना नहीं मानते थे और ऑनेस्टली हम भी उनकी लॉयल्टी नहीं निभाते। अगर हमें यहां से कुछ वैल्यूबल मिला भी तो कैप्टन उसे खुद रखेगा। आखिरकार हम इंडिया के 8 इमॉर्टल गॉड्स में से एक बन चुके हैं। उन्हें अभी भी हमारी जरूरत है और वो हमें खोना नहीं चाहते। झंग यी ने सिर हिलाया, या ये गांव चंगकोंग वाली ही बात है। वो किसी की डॉगिश सर्विस नहीं करेगा। ऐसा मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव इंसान सैन जैसे किसी से धोखा खा ले, इट जस्ट डजंट मेक सेंस। अब झंग यी को गांव चंगकोंग की टीम के बारे में एक ब्रॉड पिक्चर मिल चुकी थी। उसने फिर पूछा, क्या गांव चंगकोंग को इस अंडरग्राउंड जगह के बारे में कुछ पता है? नॉट रियली, बथु ने जवाब दिया। हमें बस इतना अंदाजा था कि यहां प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन से जुड़ा कोई सीक्रेट हिडन हो सकता है। हमने काफी डेटा खंगाला, बट ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जहां इस लोकेशन का जिक्र हो। बस एक बात मिली थी कि पूर्व डिमोनिक एम्पायर शायद डिमोनिक अबिस से ही अपनी पावर डिराइव करता था। झंग यी ने फिर कहा, कांटेक्ट करो गांव चंगकोंग को, पूछो अभी कहा है और अब तक उन्होंने क्या अनकवर किया है। बथु ने अपना कम्युनिकेटर निकाला और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक तुरंत कॉल लगाने लगा। कुछ देर बाद कनेक्शन हो गया। हे कैप्टन, सब ठीक? बथु की आवाज में बिल्कुल पैनिक नहीं था। वो बड़े चिल अंदाज में बात कर रहा था। यांगशिन की एबिलिटी माइंड परसेप्शन को मैनिपुलेट करती है। बाहर से इंसान वैसा ही दिखता है जैसा पहले था, हालांकि सिग्नल क्वालिटी थोड़ी पुअर थी। आखिरकार अंडरग्राउंड में कोई सेल टावर तो नहीं होता। छोटे रेंज तक कम्युनिकेशन चलता है, बट थोड़ी दूर होते ही सिग्नल में डिस्टरबेंस आने लगता है। बीच बीच में स्टैटिक और बिजली की गड़गड़ाहट भी आ रही थी। ये जगह बहुत डेंजरस है। इन्हें ट्रैप करने के बाद कोई सेफ जगह ढूंढो, अभी यहां मत आओ। डेंजर, सीरियस डेंजर। कम्युनिकेटर के दूसरे एंड पर गांव चंगकोंग की आवाज सुनकर
झंगी और बाकियों के एक्सप्रेशंस एकदम सीरियस हो गए। यहां आते ही अगर गांव जैसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट को भी खतरा लग रहा है तो जरूर कुछ बड़ा है। बथु ने पूछना कंटिन्यू किया, कैप्टन क्या हुआ, क्या कुछ मिला? दूसरी तरफ से एक लंबी साई सुनाई दी। इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, शब्द इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। खुद आकर देखोगे तभी समझोगे। इसके बाद कम्युनिकेशन कट गया। गांव अब बथु को अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताने की हालत में नहीं था। यहां ना तो कोई सैटेलाइट सिग्नल्स है और ना ही जीपीएस काम करता है। झंगी ने दूर हराइजन की तरफ देखा। करीब 5-6 मील दूर उसे कुछ ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी, शैडो के अंदर छिपी हुई। लगता है अब हमें खुद अपनी आंखों से देखने जाना होगा। ऐसा कहते हुए झंगी ने तुरंत बथु को नॉकआउट किया और फिर उसे भारी रोप से टाइटली बांध दिया। उसे ब्लाइंड फोल्ड करके माउथ भी बंद किया और प्रिकॉशन के तौर पर जिंगवेई के शैडो स्पेस में फेंक दिया। बॉस, गांव चंगकोंग ने कहा है ये जगह बेहद डेंजरस है, क्या हमें पहले थोड़ा स्काउट करना चाहिए? फैटीजू ने हाथ उठाते हुए अपनी राय रखी। झंगी ने बस हल्के में सिर हिलाया। रिलैक्स, ये पार्ट मुझे संभालने दो, तुम लोग बस फॉलो करो। सभी को उसने जिंगवेई के शैडो स्पेस में भेजा और फिर जिंगवेई खुद झंगी की शैडो से अटैच हो गया। झंगी ने डायमेंशनल गेट एक्टिवेट किया और दूर दिखते प्राचीन शहर की ओर उड़ चला। जैसे ही वो हवा में ऊपर उठा, उसकी नजर अपने पैरों के नीचे गई और तब उसे एहसास हुआ कि वो जिस जगह पर खड़ा था वो दरअसल कोई जायंट स्टोन स्ट्रक्चर था। 10 मीटर से ज्यादा चौड़ा एक गोल आकार का प्लेटफॉर्म जो समय के साथ थोड़ा फेड हो गया था। अगर वो इतनी ऊंचाई तक उड़कर ऊपर से ना देखता तो शायद इसकी पूरी शेप भी नजर ना आती। सोचते हुए कि डीमन एम्पायर के नॉर्मनजिला टावर से उतरकर वो यहां कैसे पहुंचा, झंगी को समझ आया कि डीमन अबिस असल में एक स्पेस टेलीपोर्टेशन अरे था। अब वो कई हजार मीटर ऊपर तक उड़ चुका था। उसके चारों ओर घास और पेड़ पौधों से भरा हुआ एक एंडलेस मैदान फैला था। कुछ पेड़ इतने काले थे जैसे उन पर खून सूख चुका हो। यहां के पौधे अननेचुरली मैसिव लगते हैं। कई पेड़ तो 30-40 मीटर ऊंचे थे और उनमें मेटालिक टेक्सचर था। उनके पत्ते भी हरे नहीं बल्कि ब्रांच से जुड़ी सख्त काले बॉल्स जैसे थे। गांव चंकों की वार्निंग याद करते हुए झंगी ने खुद को सेनलियो वंजू से पूरी तरह आर्मोर में ढक लिया और फिर उन इमारतों की तरफ फ्लाई करना शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर में झंगी को कुछ अजीब लगा। दूर से जो ऊंची इमारतें उसे सिर्फ कुछ माइल्स दूर लग रही थी, उन तक कई स्पेस जंप्स के बाद भी वो पहुंच ही नहीं पाया। और फिर उसने रियलाइज किया वो बिल्डिंग्स कम से कम दर्जनों मील दूर है। इस डिस्कवरी ने उसे जेन्युइनली शॉक कर दिया। अगर वो सच में इतना दूर है तो इतनी साफ विजिबिलिटी कैसे पॉसिबल है? तो फिर उनकी साइज कितनी बड़ी होगी? जब वो पहली बार डीमन एम्पायर पहुंचा था तो वहां के 5-6 मीटर लंबे डीमंस और टॉल स्ट्रक्चर्स ने उसे काफी इंपैक्ट किया था। लेकिन अब उनके मुकाबले ये एंशिएंट रूइंस इतने विशाल लग रहे थे जैसे डीमन एम्पायर सिर्फ एक छोटा प्लेग्राउंड हो। चैप्टर 1369 लैंड ऑफ जायंट्स। झंगी एक हल्के पैनिक के साथ तेजी से उस मिस्टीरियस शहर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था उसके दिल में अनईजीनेस और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब जो उसे सामने दिख रहा था वो कोई टॉल बिल्डिंग्स नहीं थी। वो असल में पहाड़ जैसे जायंट स्ट्रक्चर्स थे। शहर की आउटर वॉल ब्लैक पत्थरों से बनी थी और हाइट कम से कम 500-600 मीटर्स। झंगी अचानक हवा में रुक गया। उसे लगा अगर ये कोई एंशिएंट हाई लेवल सिविलाइजेशन है तो ऐसे बोल्ड तरीके से एंटर करना मुझे सीधे टारगेट बना देगा। वो डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन फिर भी पूरे शहर की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। ये एक ऐसा शहर था जो मल्टीपल अबिस लेयर्स में बना लग रहा था, एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक लेयर पे लेयर, जैसे पूरा सिटी किसी गहरी खाई में बसा हो।
ऊपर से डिम वायलेट लाइट आ रही थी, जैसे कोई ग्लोइंग मिस्ट स्काई के गुंबद में तैर रही हो। वो पूरी जगह को एक सरियल लाइट में डुबो रही थी। चारों तरफ क्लिफ्स की दीवारों पर एक मल्टी टियर्ड सिटी फैला हुआ था। एंशिएंट डिजाइन, रॉ आर्किटेक्चर डीमन एम्पायर से भी ज्यादा प्राइमल लग रहा था, लेकिन इतना भी मॉडर्न नहीं कि उसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का कोई साइन हो। झंग यी ने आसपास नजर घुमाई और रियलाइज किया कि वो अभी जंगल के एक एज पे खड़ा है, सिटी से जस्ट बाहर। टेलीपोर्टेशन अरे ऐसी वाइल्ड जगह पर, लगता है ये पाथ बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुआ। उसने सोचा, डीमन एम्पायर और डीमन अबिस का रिलेशन कुछ डेवोटीज और गॉड्स जैसा है। शायद इन जाइंट्स का एबनॉर्मल आकार भी उन्हीं एबिसल पावर्स का असर हो। लेकिन सच कहें तो झंग यी भी थोड़ा कंफ्यूज था। मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, और अब जब मैं यहां हूं तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। उसने इमीडिएटली झंग वायु से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो इस आईसी रीजन का नेटिव था। शायद उसे कुछ इनसाइट हो, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी कोई सिग्नल नहीं मिला। ईदर वे लोग बहुत दूर जा चुके हैं या कुछ रॉन्ग हो चुका है। किसी भी केस में अब जब झंग यी यहां है तो इन्वेस्टिगेशन तो बनता है। उसने एनवायरनमेंट को केयरफुली स्कैन किया, हर मूवमेंट, हर सिग्नल एनालाइज किया। उसके पास सभी चीजों पर नजर रखने की इंस्टिंक्ट है, और उसका एलियन आर्मोर सराउंडिंग अनोमलीज डिटेक्ट कर सकता है। अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। कई स्पेस शिफ्ट्स के बाद झंग यी ने फाइनली उस अनइमेजिनेबल साइज वाले एंशिएंट सिटी में कदम रखा। टैप टैप, उसके कॉम्बैट बूट्स की हल्की आवाज स्टोन फ्लोर पर गूंज रही थी। अगले ही मोमेंट एक भीड़ भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी पूरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। मैं हवा में तो था, लेकिन ऊपर से ये सब क्लियरली नहीं दिखा। अब जब मैं एक्चुअल ग्राउंड पर हूं तो ये सीन हॉरिफाइंग है। ये कोई डेजर्टेड रूइंस नहीं थे, ये एक एक्टिव सिटी थी। लोग इधर उधर जा रहे थे, रोड साइड स्टॉल्स लगे हुए थे। एक नॉटी बच्चा हंसते हुए भागा और एक्सीडेंटली किसी से टकरा गया तो उसे डांट पड़ी। एक चाय की दुकान के पास लोग बैठे थे और जरूर कोई प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन चल रही थी, क्योंकि वो सब हंस रहे थे। भले ही झंग उनकी भाषा न समझ पाए, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल थे। अगर आप इन सबकी हाइट इग्नोर कर दें तो ये बहुत नॉर्मल और सिविलाइज्ड सोसाइटी लगती थी। लेकिन वो हाइट इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। झंग यी को लिटरली अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ी। हर कोई यहां कम से कम 10 मीटर्स लंबा था। झंग यी उनके सामने खड़ा था, और अगर वो उछलता तो शायद बस उनके घुटनों तक पहुंच पाता। अगर ये रियल ह्यूमंस होते तो झंग सच में किसी छोटे चूहे की तरह लगता। जायंट सिटी, और ये असली जायंट्स थे। ना तो ये ह्यूमंस थे, ना डीमन एम्पायर के बड़े वॉरियर्स जैसे। ये स्पीशीज कुछ अलग ही थी। उनके बॉडीज पर फाइन स्केल्ड त्वचा थी, पीछे लंबी पूंछ, सिर के ऊपर शार्प जैसे सींग, और माथे के बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल तीसरी आंख। झंग के मन में अचानक रियलाइजेशन आया। अब समझ में आया डीमन एम्पायर के लोग फॉरहेड पर थर्ड आई टैटूज क्यों बनवाते थे। शायद ये उनकी ओरिजिनल गॉड्स की इमिटेशन है। उस पल झंग के अंदर पैनिक का झटका आया। एक ऐसी एंजाइटी जैसे कोई पहली बार किसी डीमोनिक रियल में एंटर कर रहा हो। ना सिर्फ वो, म्यू यान के शैडो स्पेस में छिपे बाकी इंसानों के चेहरे भी पेल और टेंस हो गए। स्पेसिफिकली ट्रेन्ड सोल्जर्स, जिनके मन में एक ही थॉट दौड़ रही थी, क्या हम सच में ऐसे मॉन्स्टर्स से लड़ने आए हैं? यही तो वही डेवल रेस है जिनके बारे में कहा जाता था कि हजारों साल पहले नॉर्दर्न हिम क्षेत्र में आतंक फैलाया था। कुछ लोग तो लिटरली कांपने लगे। इन जायंट्स में से कोई भी कैजुअली एक पैर से किसी इंसान को कुचल सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता वो सोल्जर है या सिविलियन। झंग यी अभी उसी शॉक में था जब उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। गिन बरुत मोनासन, रायन बरेथ। भाषा अनजान थी। झंग कुछ समझ नहीं पाया,
लेकिन आवाज इतनी हर्ष थी कि उसने इंस्टिंक्टिवली उस डायरेक्शन में देखा, और जैसे ही देखा उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। ये एक बुचर स्टॉल था, एक जायंट बुचर जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड साइज चाकू था, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा था। स्टॉल के सामने लटके थे इंसानों के शव, नेकेड ह्यूमन कॉर्पसेस, मेटल हुक्स में पियर्स्ड, लटकते हुए। उनके अंदरूनी अंग निकाले जा चुके थे, खून साफ कर दिया गया था। कुछ हिस्से नीटली कट करके अलग ट्रे में सजाए गए थे। बेजान ह्यूमन हेड्स, कट किए हुए आर्म्स, पसलियों के साथ मीट के टुकड़े, सब डिस्प्ले थे जैसे कोई मीट मार्केट हो। शैडो स्पेस में छिपे लोगों की हालत और भी खराब थी। ये लोग डेथ से नहीं डरते थे। उन्होंने ब्लडशेड, वॉर, यहां तक कि डन्सहॉन्ग की स्काईबेरियल जैसी क्रूर परंपराएं देखी थी। बट दिस वाज समथिंग एल्स। पहली बार उन्होंने ह्यूमंस को वैसे मरते और डिस्प्ले होते देखा जैसे कोई लाइवस्टॉक, पिग्स, गोट्स या काउस। ये तो लिटरल नरक है। कुछ लोग तो कांपते हुए भगवान, बुद्ध या किसी भी हायर पावर को मनाने लगे। इवन यांगशिन, जो हमेशा काम और कैलकुलेटेड रहती थी, इस बार पूरी तरह साइलेंट थी, क्योंकि जो सामने था वो लॉजिक और एक्सपीरियंस के बाहर था। यह पहली बार था जब इंसानों को ऐसी इंटेलिजेंट, ऑर्गेनाइज्ड स्पीशीज के साम्राज्य से सामना हुआ था, जो उन्हें पालतू जानवरों की तरह ट्रीट करती थी। और बात यह नहीं थी कि ये जाति बेरहम या पागल थी। वो सिविलाइज्ड थे, ऑर्गेनाइज्ड थे, खुद के कानून, रिचुअल्स और कल्चर के साथ। और फिर भी ह्यूमंस सिर्फ उनके लिए एक रिसोर्स थे। जितनी ज्यादा ये दुनिया नॉर्मल दिखती थी, उतना ही डीप डर उनके दिल में बैठता जा रहा था। डियर व्यूअर्स, अगर आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दो, ताकि मेन और इंटेंस एपिसोड्स लाता रहूं। चैप्टर 1370, ट्रायल ऑफ पावर। झांगी और बाकी लोग अब दानव रसातल के नीचे छिपे उस एनॉर्मस अंडरग्राउंड सिटी में पहुंच चुके थे, और वहां उन्होंने देखे वो 3 आंखों वाले विशालकाय जीव, जो किसी छिपकली और राक्षस का मेल लगते थे। पर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो ये कि इस रहस्यमयी अंधेरे संसार में इंसान अब भी जिंदा थे, मगर एक स्पीशीज के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ खाने के आइटम के तौर पर। सड़क के दोनों किनारे हसल बसल था। 3 आंखों वाली जायंट स्पीशीज आराम से घूम रही थी। बिल्कुल किसी नॉर्मल ह्यूमन शहर जैसा पीसफुल सीन लग रहा था। लेकिन झंग ही जानता था कि वो कहां फंस चुका है। उसने जल्दी से एक ऊंचे खंभे के पीछे खुद को छुपा लिया और ऊपर नजर उठाई तो शॉक में रह गया। वो खंभा असल में एक डाइनिंग टेबल का पैर था। ऊपर 3 विशाल 3 आइड लोग आराम से बैठकर चाय पी रहे थे और कैजुअली बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक की कमर पर एक थैला टंगा हुआ था, जो हिल रहा था। झंग की सांसें तेज हो गई। वो व्यक्ति अपनी चाय खत्म करता है और फिर थैले में हाथ डालकर बाहर खींचता है एक इंसान को, एक छोटा, मोटा, सुअर जैसे शरीर वाला इंसान, जो खून में लथपथ था और डर से कांप रहा था। उस इंसान की आंखें झंग की ओर पड़ी। वो चिल्लाया, हताशा से भरा हुआ, मदद करो, मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। झंग की इंटेलिजेंट सिस्टम ने उसकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया। ये थी एंशिएंट स्नो प्लेटो डायलेक्ट। मतलब ये लोग स्नोलैंड के उन आदिवासियों के वंशज हैं जिन्हें कभी बलि चढ़ाया जाता था, और अब उन्हें लिटरली पालपोस कर खाया जा रहा है। झंग कुछ कर पाता उससे पहले ही 3 आंखों वाला वो जायंट उस इंसान को कैजुअली उठाता है, मेज पर रखता है, सॉस में डुबोता है, और फिर पफ, रक्त और काली चटनी चारों तरफ बिखर जाती है। झंग ने तुरंत उस फ्लाइंग सॉस से बचने के लिए डॉज मारा, लेकिन सामने ये हॉरिफाइंग सीन देखकर वो भी कुछ देर के लिए स्टन रह गया। फैटी जू की कांपती आवाज पीछे से आई, बॉस, हम वापस क्यों नहीं चले जाते? ये जगह बहुत ही डरावनी है।
झंग कुछ नहीं बोला। वो एक कंप्लीटली एलियन लैंड में था। उसका किसी से संपर्क नहीं था, ना जंगजू से, ना दूसरों से। वो लिटरली एक सिरविहीन मक्खी की तरह इधर उधर भटक रहा था। चारों ओर ये जाइंट फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। सच कहे तो यहां किसी भी इंसान का सर्वाइव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर झंग को डर इस बात से नहीं था। इन क्रीचर्स की लंबाई चौड़ाई चाहे जो हो, वो उसके लिए बस बिग डम्ब ह्यूमंस जैसे थे। दे कुडंट रियली हर्ट हिम। बट द रियल क्वेश्चन वॉज, क्या इन जाइंट्स के देश में भी ड्रैगनॉइड सन जैसे मॉन्स्टर्स या रियल अंडरवर्ल्ड गेटकीपर्स हैं? जैसे ही झंग ये सोच रहा था, अचानक उसके ऊपर एक बड़ी शैडो आ पड़ी। झंग ने ऊपर देखा। दो नौजवान तीन आंखों वाले लड़के उसके सामने खड़े थे, शरारती मुस्कान के साथ। अरे देखो तो, अजीब कपड़े वाला चूहा मिल गया। हा, मजेदार है ये चीज, जल्दी पकड़ो इसे। उनमें से एक जायंट तुरंत झंग को पकड़ने के लिए लपका। झंग यहां किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था। एक चमक के साथ उसकी आंखें अलर्ट हुई और वो तेजी से दौड़ पड़ा। दाई ओर एक गली दिखी, जो झंग को दूर से तो नैरो लग रही थी, लेकिन उसके स्केल में वो एक घाटी जितनी बड़ी थी। जैसे ही झंग दौड़ पड़ा, दोनों यूथ की क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई। मत भाग, पागल चूहे, तुझे पकड़ा तो मार के फ्राई कर दूंगा। शायद एग्जॉटिक पेट स्टोर में अच्छे दाम मिल जाएं। हैमस्टर लगता है। झंग उनकी भाषा नहीं समझ पाया और उसकी इंटेलिजेंट सिस्टम भी उस भाषा को ट्रांसलेट नहीं कर सकी। बस कुछ फ्रेजेस वेग तरीके से ह्यूमन टर्म्स में एक्सप्लेन हो रहे थे, पर एग्जैक्ट मीनिंग समझना इम्पॉसिबल था। झंग ये बहुत तेज था और उसने दोनों युवकों को बहला फुसलाकर एक सुनसान गली में ले गया। दोनों पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे, एक बाई ओर और एक दाई ओर, और उन्होंने उसे बीच में घेर लिया। उनमें से एक के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और वो उस वियर्ड से दिखने वाले बाल रहित क्रीचर को मारने के कई तरीके सोच रहा था। झंग यी भी इन तीन आंखों वाले लोगों की फाइटिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट करना चाहता था। जब कंफर्म हो गया कि आसपास कोई नहीं है, झंग यी ने अपना बायां हाथ उठाया और डिवाइन जजमेंट स्वॉर्ड उसके हाथ में प्रकट हो गई। ये देखकर तीन आंखों वाले दोनों युवक एक पल के लिए स्टन रह गए। देखो, इसके हाथ में वेपन क्यों है? टूथपिक जैसा लग रहा है, पर एक नंगे चूहे के पास एक्चुअल में वेपन है। दोनों ने एक दूसरे को सरप्राइज से देखा और फिर उनके चेहरों पर जो हंसी आई, वो और ज्यादा क्रूएल और मजेदार थी। ये तो बहुत मजेदार है। हाँ, ये तो कोई रेयर स्पीशीज लग रही है। मैं इसे पालना चाहता हूं। हो सकता है इसे शो पर ले जाकर पैसे भी कमा लूं। उनमें से एक झुका और झंग यी का सिर पकड़ने के लिए बड़ा सा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। स्विश, एक काली रोशनी चमकी और किंग जी को अचानक महसूस हुआ कि उसका हाथ हल्का हो गया है और कलाई से ठंडक महसूस हुई। उसने हैरानी से झंग यी को और जमीन पर कटे हुए अपने हाथ को देखा। वो साफ देख सकता था, रिस्ट से हाथ अलग होकर जमीन पर गिर गया। अगले ही पल तीव्र दर्द आया। उसने अपनी कलाई पकड़ ली और दर्द में चिल्लाने लगा। झंग यी ने कामली कहा, ये लोग दिखने में भले ही मैसिव हो, पर इतने डेंजरस नहीं है जितना तुम सोच रहे थे। बस साइज का एडवांटेज है, वरना ये शायद 3000 पावर इंडेक्स वाले एडवांस्ड म्यूटेंट्स जितना भी नहीं लड़ सकते। उसने मन ही मन एक कंक्लूजन ले लिया। बायोलॉजिकल दुनिया में साइज हमेशा एक मेजर एडवांटेज रहा है। जितना बड़ा शरीर, उतनी ज्यादा रॉ स्ट्रेंथ। लेकिन अभी तक के ऑब्जर्वेशन से झंग यी को साफ समझ आ गया था कि ये जायंट लोग उतने टफ नहीं हैं। उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक आई। पलक झपकते ही वो किंग वायु के सामने था, जो अब एक हाथ खो चुका था। झंग यी ने डिवाइन जजमेंट स्वॉर्ड को दोनों हाथों से थामा और सीधे उसकी गर्दन पर वार किया। शिंग, उसका मैसिव सिर धड़ से अलग हो गया और खोपड़ी से खून ऐसे बहा जैसे किसी फव्वारे से। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पास में खड़ा तीन आंखों वाला दूसरा लड़का सन्न रह गया।
उसे ऑलमोस्ट लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। एक नंगा चूहा, जिसे उन्होंने पालतू एनिमल समझा था, उसने सच में वेपन निकाला और उसके दोस्त को किल कर दिया। सोचो, जैसे तुम किसी स्ट्रे बिल्ली को पकड़ने जाओ और वो अपनी पूंछ से बंदूक निकालकर तुम्हारे सिर पर तान दे। ऐसे सीन को देखकर कौन स्टेबल रहेगा? तीन आंखों वाले कबीले का किंग भी अब शौक और रेज से भर गया था। उसने पास से एक हैवी छड़ी उठाई और गुस्से में दहाड़ते हुए झंग यी की ओर फेंकी। आहे! पफ! झंग यी ने जीरो हेजिटेशन के साथ एक और वार किया और उसका सिर भी उड़ गया। उसका ह्यूज बॉडी सीधा जमीन पर गिरा, दो हिस्सों में स्प्लिट होकर। बूम! बूम! गिरने की आवाज इतनी लाउड थी कि झंग यी को डर लगा, कहीं किसी को सुनाई न दे जाए। इतने बड़े क्रीचर की आवाज किसी मूवी विलन जैसी थी। हालांकि ये दोनों बस सामान्य नौजवान थे इस तीन आंखों वाली रेस के। झंग यी ने कम्युनिकेशन चैनल पर सभी को अलर्ट किया, हमें फिलहाल लो प्रोफाइल में रहना होगा। इस जगह के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। अगर हम जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो शायद यहां के रील पावर हाउसेस हम पर नजर रख लें।